फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। दिल ने फिर याद किया में आज की हमारी शख्सियत कौन सी होगी, किनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जावियों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम सब के चहेते देव साहब। देखिए, देव साहब की जिंदगी में बहुत सारे लोग जो है वो बाइसे मसरत रहे, बाइसे फख्र रहे और अजीज दोस्तों में शुमार हुए। और उनके अजीज दोस्तों में शुमार होते हैं एक और शख्सियत जो बहुत ही बेहतरीन लेखक है, ऑथर है। फिल्मों की तरफ उनका ज़ौक़ और शौक है। फिर उसी मोड़ पर फिल्म उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स। मैं ये कहूँ कि बहुत बखूबी देव साहब की हर एक चीज़ से, चाहे वो निजी जिंदगी हो, चाहे वो उनकी फिल्मी लाइफ हो, उनसे ये बखूबी वाकिफ है। ये बात भी मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने उन पर जो एक किताब लिखी है, इटर्नल देव, अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है। खैर, देव साहब पर चूंकि आज का दिल ने फिर याद किया है, मैं चाहती हूँ वक्त जाया ना करते हुए, ना गवाते हुए उनको अपने इस प्रोग्राम में हम दावत देते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट वो है त्रिनेत्र बाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया नवाजिश और नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है। आपके चेहरे की रंगत से ही एहसास हो रहा है मुझे कि आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि आज देव साहब को हम याद कर रहे हैं। दिल ने फिर याद किया मैं देख सकती हूँ आपकी लिखी हुई किताब जो है वो आपने अपने साइड में रखी है। देव साहब की पिक्चर्स है फिल्म जो आपने प्रोड्यूस की फिर उसी मोड़ पर, वो भी पीछे मुझे दिख रही है, ट्रिपल तलाक के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक। और आपकी वाइफ जो है उन्होंने उस पर गाने भी गाए थे आपकी वाइफ, आपकी डॉटर खुद ऑथर है और साथ ही साथ उन्होंने देव साहब के साथ एक फिल्म बनाने का भी सोचा था। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि देव साहब और आपका रिश्ता बिल्कुल अलग सा था। अगर हम ये कहें कि देव साहब जब अपने स्टारडम में थे 1950 और 1960 की दिहाई की अगर हम बात करें, जब 3 सुपरस्टार्स का चले जाओ था हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा में, वो थे दिलीप साहब, राज कपूर साहब और अपने देव साहब। मतलब ये ट्रायो जो है, इन्होंने एक नया ही जलवा बिखेरा था। उनके साथ जितने क्लोज थे देव साहब, मुझे लगता है आपके साथ भी बहुत ही ज्यादा क्लोज रहे हैं देव साहब। देखिए, आपके कहने से आज मैं यहाँ पे उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। देव साहब वाज एन ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट पर्सन। वो कभी ऐसे लोग जाते नहीं है, वो कहीं भी हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो यहाँ मौजूद है, हमारे आपकी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, चलिए अब हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, सवाल जवाब पे आते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है, देवानंद साहब की जो शख्सियत थी, जो पर्दे पर उभर रही थी, कहीं ना कहीं आपको भी एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने उन पर किताब लिखी है, कि उन्हें टाइपकास्ट किया गया, उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने स्टाइल आइकन की वजह से शायद वो पोटेंशियल दिख नहीं पाया। क्या आपको लगता है उनकी जो शख्सियत उभर कर और भी बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए थी पर्दे पर, वो कहीं ना कहीं खो गई? क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? कुछ हद तक आप बिल्कुल सही फरमा रही हो। हुआ यूं कि देखिए, आपने 2 और अजीम शख्सियतों का नाम लिया। देव साहब को मैं मानता हूँ कि वो किसी कम तरीन दर्जे में नहीं आते, वो उसी दर्जे के कलाकार थे जो दिलीप कुमार था। ये अलग बात है कि दिलीप साहब बहुत ज़्यादा दखल रखते थे फिल्म मेकिंग में और कैरेक्टर्स को बाहर पेश करते थे। उन्होंने हर तरीके के रोल किए। देव साहब को उतना मौका नहीं मिला कि वो उस तरीके के रोल को करते हैं, और वो अपनी एक मुख्तलिफ पहचान बनाना चाहते थे। ये भी सही बात है। इस वजह से एक लोथेरियो का और एक जेम्स बॉन्डिश स्ट्रीक का कैरेक्टर, या एक सड़क छाप रोमियो का कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर में बहुत है। लेकिन ऐसी भी पिक्चरें की जो बहुत ही अजीम तरीन थी शख्सियत के लिहाज पे, मसलन जो है गाइड, मसलन हम दोनों। जी हाँ, ये 2। और इसके अलावा कुछ ऐसी पिक्चर थी जो उनके जहन के बहुत करीब थी। बागबान एक पिक्चर थी, फनी मजूमदार साहब ने बॉम्बे टॉकीज की आखिरी पिक्चर, कमाल की अदाकारी है। संजीदा रोल में उनको किया उन्होंने। मुनीम जी का डबल रोल आप ले लीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ा रफ्तार से चल रहे थे, रफ्तार में थे,
जैसे लग रहा था कि जिंदगी कहीं ना कहीं शायद ठहर जाएगी अगर वो स्पीड नहीं पकड़ेंगे। ऐसा लग रहा था एक वक्त में 4-4, 5-5 फिल्में करना, बहुत ही बिजी थे वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था एक वक्त में एक फिल्म कर रहा हूँ, वो आधी खत्म हो गई तो दूसरी फिल्म लेकर बैठा हूँ। मतलब ये सब होता रहा उनकी लाइफ में। और रफ्तार में क्यों थे वो, जैसे लग रहा था कि कुछ मिस करेंगे लाइफ में अगर उन्होंने रफ्तार नहीं पकड़ी। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको, इसी वजह से शायद उनका वो पोटेंशियल जो है वो सामने नहीं आया? आप वजह फरमाते। देखिए, एक तो ये है, ये डिमांड और सप्लाई वाला मसला कि जो ऑडियंस को चाहिए वो देना जरूरी होता है। आप बहुत ज्यादा डिपार्ट करेंगे उससे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मैंने बादबान पिक्चर का जिक्र किया, आज वो फिल्म मिलती नहीं, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी संजीदा अदाकारी की और कमाल की, लेकिन वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। अब एक फिल्म अगर फेल हो जाती है तो फिर आप वहीं आ जाते हैं जो चल रहा है, तो ये मसला हो जाता है। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का और एग्जीबिटर से उनका मामला हो जाता है कि भाई पिक्चर चलनी चाहिए, तो वो सब जो कुछ भी उसके लोगों को पसंद आया। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था 1946 में, जब इनकी पहली पिक्चर आई थी हमें, तो उसके शुरू की जो पिक्चर थी 1948-49 तक, 48 में जिद्दी आई। जिद्दी के बाद जब बाजी आई जो 1951 की गुरुदत्त साहब के साथ, जी गुरुदत्त साहब के साथ पहली पिक्चर थी। इन लोगों ने वायदा किया एक दूसरे को कि तुम हम पहली फिल्म बनाएंगे, उसका डायरेक्शन तुम करो। तो देव साहब ने उनको चांस दिया इसमें, और उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया और किया। देव साहब को 2 पिक्चरों में गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया, बाजी और जान, और इनमें जो है उनका वो जो रोथैरियो वाला लुक था वो आ गया सामने। बाजी सुपरहिट हो गई, उसके बाद एक स्टैम्प जैसा लग गया। इस वजह से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आप जो है इस तरीके के रोल करिए जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए, वो मफलर और वो हैट और वो तरह तरह के उनके जो परिधान थे, और ब्लैक कपड़े पहने। जमाने में ये था कि काला पानी इतनी हिट हुई थी कि ब्लैक कलर की शर्ट पहनना, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना उनको बैन कर दिया गया। ये कहा जाता है। चेतन आनंद और विजय आनंद दोनों में सबसे ज्यादा क्लोज वो विजय साहब के ही थे और गोल्डी जी के। तो विजय आनंद की फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने ही देवानंद को एक स्टार से सुपरस्टार बनाने में काफी मदद की। डू यू फील दैट? No, I would not agree with this. देखिए क्या था, सुपरस्टार देवानंद को उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने बनाया। पिक्चर थी टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर जितनी चली, आप यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर टैक्सी ड्राइवर देवानंद के अंदाज में बात की। उसके पहले बाजी आ चुकी थी जी। लेकिन सबसे पहली पिक्चर जो देव साहब की डायरेक्ट की चेतन साहब ने, चेतन साहब को अपना गुरु माना जी। वो थी अफसर नहीं चली। वो एक ड्रामेटिक एडेप्टेशन था गोगोल के एक प्ले का, तो वो जब नहीं चली तो टैक्सी ड्राइवर बने, क्योंकि नवकेतन की पिक्चर थी, नवकेतन के पास पैसे नहीं। टैक्सी ड्राइवर 30 दिन के अंदर मुकम्मल होके रिलीज हो गई थी और सुपर हिट हो गई। तो वो जो इमेज थी, जो एक तो सुपरस्टार की इमेज, वो सबसे पहले चेतन आनंद ने दी, और गुरुदत्त, बाजी और टैक्सी ड्राइवर। करेक्ट। गोल्डी काफी बाद में आया। ये गोल्डी आए 1957 में, जब 9-2-11 पहली बार बनाई, और 9-2-11 अच्छी खासी चली। फिर काला बाजार, हम दोनों एक्चुअली उनकी डायरेक्ट की हुई थी, नाम अमरजीत साहब का दिया गया था, जिनको प्रोड्यूसर बना दिया, क्योंकि उनके दोस्त थे। तो अब आप हम दोनों को अगर देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि देवानंद की दर्जे का कलाकार। आप मेजर वर्मा और कैप्टन आनंद, दो मुख्तलिफ कैरेक्टर, और उनका जो स्टार डिफरेंशिएशन किया है देवानंद ने, वो कमाल का है। इस पिक्चर से आपको पता चलता है। तो अब दो देवानंद की पर्सनालिटी के मुख्तलिफ 2 पहलू जो थे वो उसमें आपको दिखाई पड़ते हैं। सही। यही बात आप कह सकते हैं गोल्डी की जो सबसे अच्छी पिक्चर है, जो वो खुद कहते हैं और हम भी कहते हैं, और हिंदुस्तान की बनी कम से कम 6 सबसे अच्छी बेहतरीन फिल्म में उसका नाम आएगा काई। लेकिन विजय आनंद जी की बात यहाँ आई, फिर भी अगर हम ये कहें कि विजय आनंद और चेतन आनंद दोनों भाइयों के साथ उनका राब्ता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन ट्यूनिंग ज्यादा उनकी जमती थी विजय आनंद जी के साथ। तो इसमें आपको लगता है कुछ, या तो चेतन आनंद जी के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आई थी, कहीं ना कहीं चेतन आनंद जी का मिजाज कुछ अलग था, देवानंद जी का मिजाज कुछ अलग था, वो भागम भागी में रफ्तार पकड़ने में लगे थे, और विजय आनंद जी के साथ उनको कुछ ज़्यादा बना, क्योंकि विजय आनंद जी के साथ
इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ अलग से बैठ गई थी। और चेतन आनंद जी चूंकि बड़े थे भाइयों में, उनके साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस कुछ ना कुछ होती रही। क्या आपको लगता है मिजाज का फर्क है? हुआ क्या इस बीच कहीं ना कहीं बीच में एक चेतन आनंद के साथ थोड़ा बदमजाकी हुई थी? क्या लगता है आप, इट्स ओनली क्रिएटिव डिफरेंसेस या कुछ और है? आप कुछ कुरेद रही हैं वो कहाँ तक हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी, क्योंकि ये सारी बातें देवानंद साहब ने आपसे शेयर तो की है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे वो आपके साथ, मुझे पता है। लेकिन आप कौन सी बात हमें बताना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि उससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हो जाएगी, वो आप प्लीज बताइए। देखिए, कंट्रोवर्सी तो वो परवाह नहीं करते थे, ना मैं करता हूँ। मैं आपसे बेबाक तरीके से बात करता हूँ हमेशा, और अभी भी करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या जी। पहली चीज ये थी कि चेतन साहब जो थे वो अवांग गार्ड टाइप ऑफ फिल्म मेकर पहले थे। उसके बाद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर इसलिए बनाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि नवकेतन जो कमाने को साउंड फाइनेंशियल फुटेज, इस वजह से उन्होंने टैक्सी ड्राइवर बनाई। लेकिन उनका असली मैयार जो था वो था आंधियां जैसी पिक्चर बनाने में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तो फंटूश पिक्चर बन रही थी। फंटूश में देव साहब उसको एक ऐसा लुक देना चाहते थे जो उनका लोथारियो वाला हर फन मौला इंसान जो डेविल वगैरह एटीट्यूड वगैरह, और चेतन साहब उसमें संजीदगी लाना चाहते। वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो गए। और उसी वक्त अब इस बात को मुझे कहना चाहिए कि नहीं, और मुझे गालियाँ पड़ेंगी कहने की। वक्त उनकी जो चेतन साहब की वाइफ अपनी भाभी थे, बहुत देवानंद और मेरी उनके और चेतन साहब के बीच में कुछ गलतियां हो गई और उनका साथ में नहीं रहना। के बाद देव साहब को अच्छी नहीं लगी, तो पंटूल के बाद काफी अर्से देव साहब ने चेतन साहब के साथ कोई काम पिक्चर नहीं। पंटूल 1957 में, उसके बाद जो आखिरी फिल्म उन्होंने चेतन साहब के साथ की वो थी जाने मन, जो कि 1976 या 77 की पिक्चर है, नवकेतन के सिल्वर जुबली है। तो ये था। फिर उसके बाद जब वो चेतन साहब नहीं कर रहे थे, तो वो देखिए एज ए स्टार बहुत बिजी थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। हाँ। तो उन्होंने विजय आनंद को 9-2-11, उसके बाद काला बाजार, उसके बाद ये हम दोनों, काला बाजार का जो कैरेक्टर था नेगेटिव रोल था, एक ब्लैक मार्केटर मार्केटियर का रोल था, तो बाद में सुधर जाता वाला बात है। तेरे घर के सामने बहुत खूबसूरत शेयर रोमांटिक। उसके अलावा गाइड तो आपको पता ही है, थी आपको पता है, जॉनी मेरा नाम आपको पता है, तेरे मेरे सपने आपको पता है। विजय आनंद के साथ उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छा रास्ता था। हाँ। और विजय आनंद की बात वो मानते थे कि छोटे को झिड़क देंगे लेकिन बात तो रहेंगे उसकी। करेक्ट। क्योंकि अब आपने उनकी रोमांटिक इमेज को सामने लाया और हर एक देवानंद साहब को जानता है उनकी रोमांटिक इमेज की वजह से, और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया है अपना अट्रैक्शन दूसरे लीडिंग लेडीज के बारे में। जो महिलाएं हैं, जो लीडिंग लेडीज है, वो हमेशा उनकी तरफ रागिब होते थे, अट्रैक्ट होती थी। देवानंद साहब के दिल में भी बहुत सारे लोगों के लिए फीलिंग्स आई है, बहुत सारी हसीनाओं पे उनका दिल आया है। लेकिन सच्ची मोहब्बत की अगर हम बात करें, सच्ची मोहब्बत तो उन्होंने वो सुरैया से ही की थी। सुरैया की अगर हम बात करें तो सुरैया भी उन्हें दिल दे बैठी थी बाद में, और दोनों की प्रेम कहानी को कोई नहीं भुला सकता। उनकी प्रेम कहानी जो शुरू हुई थी 1948 में, तो विद्या के सेट्स पर दोनों के दरमियान प्यार पनपा। और मैंने ये सुना है कि पहली मुलाकात में देवानंद ने उनकी आंखों की बहुत तारीफ की, लेकिन उनकी नाक की बिल्कुल तारीफ नहीं की। उन्हें कहा आपकी नाक बहुत लंबी है, और वो प्यार से उन्हें नोजी नोजी भी कहा करते थे। लेकिन पहले वो उनको नोजी कहते थे, बाद में जब ये रास्ता बढ़ गया और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो उस वक्त उनको जूनी कहते थे। जूनी, वो जून के महीने में पैदा हुई थी शायद। हाँ। लेकिन ये जो पिक्चर का गाना पता नहीं, वो एक वहाँ पे अगर आप कभी जाएं, पनवेल के रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसके ऊपर हड़ताल पुल कहलाता है, वो अभी भी है। उसी नदी में शूटिंग हो रही थी बोट के ऊपर, वो बोट उलट गई, उनको तैरना नहीं आता था, देवानंद रेस्क्यूड। तो असली मोहब्बत वहाँ से शुरू हुई। विद्या पिक्चर अच्छी खासी चली भी। देखिए, कभी इंसान अपना पहला लव नहीं भूलता। तो जब वो गुरदासपुर में रहते थे, ग्रेजुएशन वगैरह कर चुके थे, उनके अंदर तमन्ना थी कि मैं कुछ करूं अपनी जिंदगी में। उस वक्त उनका एक तरह का फैसिनेशन था, एक लड़की थी उषा चोपड़ा करके उसका नाम। और उषा चोपड़ा उनको बहुत
दिल दे बैठी थी। उस जमाना ऐसा था कि लोग ओपनली कह नहीं पाते थे। हम्म। देव साहब भी उसको दिल दे बैठे थे, लेकिन कहते नहीं थे। तो जो एक दिन उन्होंने तय किया कि हम बम्बई चले जाएंगे। चेतन साहब बम्बई आ चुके थे, वहां पे हम जाके अपना अपनी किस्मत आजमाएंगे। हाँ। स्टेशन पे वो मुझको मिली और उसने उनसे कहा, और देव साहब कवि हृदय आदमी थे, बहुत कम जानते थे। उन्होंने कविता लिखी थी और वो कविता लिख करके उन्होंने उषा चोपड़ा को दे दी और ट्रेन में बैठ गए और हाथ हिलाए रहे। वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। जब इजहार हो गया मोहब्बत का, बाद में उषा चोपड़ा की शादी शायद हो गई और वो कभी उससे मिल नहीं पाया। वो 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कवि छुपा बैठा था, राइट फ्रॉम द स्कूल डेज। और उन्होंने सुरैया के लिए भी कुछ लिखा था। इनफैक्ट कुछ गाने के मुखड़े भी उन्होंने खुद लिखे हैं, लेकिन क्रेडिट्स में अपना नाम नहीं दिया है। ये भी सही है। लेकिन जो पहली कविता उन्होंने अपनी पहली महबूबा के लिए लिखी थी कॉलेज डेज में, जो आप बता रहे हैं, उषा चोपड़ा उनका नाम था, तो वो कविताओं की लाइनें उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं तो जरूर चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स भी चाहेंगे कि वो आप सुनाएं। तो फिर वो लाइनें थी इंग्लिश में, सितार एंड स्टील गिटार एंड लशियस लिप्स रेड एज वाइन broke somebody's heart and I am afraid it was mine। तो बहुत खूबसूरत दिया। तो दिल टूट गया था क्योंकि मुंबई चले गए। बाद में उनको पता था कि उषा चोपड़ा से मुलाकात होनी नहीं है, शायद इस जन्म में हमारी किस्मत नहीं लिखी है। तो इन्होंने ये लिख कर दिल ने फिर याद किया। हमें वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। आज हमारी शख्सियत दिल ने फिर याद किया में है इटर्नल आनंद देवानंद साहब, और उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जावियों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ महवे गुफ्तगू है त्रिनेत्री वाजपेयी। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after this short break। देख रहे हैं आप अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया, और आज की हमारी शख्सियत है नन अदर देन देवानंद साहब, इटर्नल आनंद देव आनंद। और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वाजपेयी साहब, त्रिनेत्र वाजपेयी, जो बहुत ही बेहतरीन ऑथर है, बिजनेसमैन है, साथ ही साथ फिल्म निर्माता निर्देशक भी है। रोमांटिक फिल्में उन्होंने की और उनकी लाइफ में रोमांस जो है हमेशा हवाओं में रहा, उनके अराउंड ही रहा उनके आखिरी डेज तक। लेकिन हमने सच्चे प्यार की बात की, वो सच्चा प्यार उन्होंने सुरैया से ही किया। सुरैया से पहले सुरैया की नानी बीच में आई या कुछ और वजह थी, दोनों के ब्रेकअप का कारण क्या था, उस पर बात करने से पहले एक और नाम यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी, वो है जीनत अमा। जीनत अमा को उन्होंने लॉन्च किया हरे रामा हरे कृष्णा में, जबकि उससे पहले वो हलचल कर चुकी थी 1971 में। लेकिन देवानंद साहब ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया और वो साथ में उनकी नजदीकियां भी कुछ ना कुछ बढ़ गई, क्योंकि देवानंद साहब 40 साल के थे, वो 20 साल की थी, वो उन्हें प्रपोज करना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो डिनर डेट नहीं हो पाया जो चाहते थे। वो बीच में राज कपूर साहब आ गए। कहानी किस तरह की है? क्या वाकई में जीनत अमा के अंदर भी कुछ फीलिंग्स थी या सिर्फ ये एक तरफा वाला प्यार था? उसके बाद राज कपूर साहब और देवानंद के बीच में कुछ न कुछ दोस्ती में इख्लाफात आ गए। क्या उसका कारण सिर्फ जीनत अमा ही थी क्योंकि राज कपूर साहब ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम में कास्ट किया? वजह क्या रही, सबब क्या रहा? देखिए, राज कपूर वाज ए प्रोफेशनल फिल्म मेकर। उन्होंने कंसेप्ट देखा सत्यम शिवम सुंदरम का, उनको लगा जीनत अमा ने इतनी सबसे अच्छी। अब जो हीरोइन उनकी होती थी, दुनिया जानती कि उसके साथ राज कपूर साहब का इश्क होता ही था। आप नरगिस से करिए तो या पद्मिनी अजान, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ करियर वर्सेस पैशन। ही वाज पैशनेटली इन लव विद देवानंद, वो खुद कहते थे। और ये ताज में इन्होंने उनको डिनर पे, ताज अभी भी है, ताज में जो सनसेट रूम है ऊपर, वहाँ डिनर पे इनवाइट किया था और वहाँ पे वो रिंग ले गए थे, उनको प्रपोज करने वाले थे ऑफिशियल। ये देव साहब ने मुझे खुद बताया जी। जीनत अमान आई नहीं। उसी शाम को राज कपूर साहब ने उनका कॉस्ट्यूम ट्रायल रखा आज के स्टूडियो में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, और वो वहाँ चली गई। ये कहानी हुई तो शी जंप्ड फ्रॉम देवानंद टू राज कपूर। देवानंद साहब का दिल टूट गया, थोड़ी दूरी आ गई थी दोनों की दोस्ती में। क्या यही एक कारण था कि ये कारण और वजह नहीं थी, कुछ और ही कारण था? देखिए, मैं कह रहा हूँ, मुझे कहना चाहिए कि मैंने कहा सर ये आप तो नाराज हो गए राज साहब से। नाराज होना क्या है इसमें, रेस है, घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा आगे निकल गया,
लेकिन आपने देखा नहीं उनका नाम कैसे किस तरह की पिक्चरें की उन्होंने, श्री 420, छलिया, ये वो जी नाम जी उन्होंने जी लिए। जी। तो छलिया वाला मामला था क्या? हाँ खैर उसके बाद भी उन्होंने दीना मान के साथ काम किया तो पिक्चर, हाँ लेकिन तंगी आ गई और वो बात नहीं रही। हाँ, लेकिन दीना मान का करियर उन्होंने बनाया है, इसमें कोई दो राय दम नहीं। मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा, वो she became a superstar because of that single film, Yes, the treatment they were gave to that character. करेक्ट और करेक्ट करेक्ट भयंकर करेक्ट रोल किया, भयंकर रोल किया। करेक्ट वो करेक्ट। बहुत कमाल का हो गया उस वजह से। आप रोमांस की बात कर रहे हैं, देवानंद साहब अटरली रोमांटिक पर्सन, रोमांटिसिज्म उनके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। हाँ और अगर आप एग्जांपल देखना चाहते तो आप लाइव परफॉर्मेंस देखिए, मंदिर पिक्चर, मनदीप बर्मन उनके आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था, मैंने गानों का उसके जिक्र किया। आप कभी वो फिल्म देखिए, you will see the romantic Devanand at his best and a serious Devanand with a broken heart at his best. उनका अंदाज ही अलग सा था, उनका रुतबा ही अलग था, वो स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग थी। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट दौर में उनका राज था ना, वो जो स्क्रीन पर आते ही थे, हाय हर दिल धड़कते थे। Devanand was the longest lasting hero among the three, the big three जो कहते हैं, दिलीप कुमार, देवानंद, राजकपूर। बिल्कुल He सही। was the longest lasting leading man. आखिरी पिक्चर चाची तक वो लीडिंग मैन थे, लीडिंग मैन रहे। अब दिलीप साहब की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी कि हर पिक्चर में वही डोमिनेट करते थे, चाहे बड़े का रोल कर रहे हो या यंग रोल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। राज कपूर गेव अप एक्टिंग बिकॉज ही हैड ग्रोन लिटिल ओल्ड, और उन्होंने मेरा नाम जोकर के बाद कभी हीरो का रोल नहीं, हाँ बट करेक्ट, longest lasting hero as a जिन्होंने- leading man was Devanand Yes. of the three. करेक्ट 70s के आखिर तक एज अ लीडिंग मैन ही उन्होंने किया, भले ही साथ साथ में एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काम किया। जैसे उनकी लाइफ में चारों और रोमांस ही रोमांस था, लेकिन हम सच्ची मोहब्बत की बात कर रहे थे। एक बार फिर से मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी सुरैया का, जो ब्रेकअप दोनों के दरमियान हुआ। उसकी एक तफसील ये है कि भाई नानी जो थी सुरैया की, वो अगेंस्ट थी। पहले तो हामी उसने भरी थी, उसने कहा ठीक है दोनों शादी भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में नानी ने रोड़े डालने की कोशिश की। क्या नानी को ये लगा था कि हिंदू मुस्लिम है? असल हकीकत क्या है दोनों के ब्रेकअप की? कहानी हमने देवता से यही कहा, मैंने कहा क्यों आप नानी इतना डोमिनेट क्यों कर, उन्होंने कहा बहुत इज्जत देते थे वो फैमिली उनको, उनकी मदर को थे, बहुत क्लोज थी सुरैया जी, उनको ना नहीं कह सकती थी, शी वाज रनिंग द रूलिंग द रूट्स इन द फैमिली वगैरह वगैरह। लेकिन वजह असली क्या थी, हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था, ये थी दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द गोल्डन रूल्स। उन्हें कहते देने वाली मुर्गी न चली जाए। कुछ हद तक आप पैरेललिज्म में मैं नहीं कहना चाहता, मधुबाला दिलीप कुमार के अताउल्लाह खान साहब क्यों नाराज? करेक्ट, गोल्डन रूल सिंड्रोम। सही। इन दो महाकलाकारों की जड़ी मोहब्बत थी, कहते इसीलिए नाकाम रही। करेक्ट। एक मामला था सोने के अंडों का, वो छुपके सुरैया से मिलने जाते थे। तो जहाँ से चर्चगेट के लिए टर्न करते हैं वहाँ कॉर्नर में एक बिल्डिंग है बड़ी, कृष्णा महल, उसके ग्राउंड फ्लोर पे सुरैया साहब ताउम्र रही, सुरैया जी ताउम्र रही। हाँ। और वो नानी से छिप के मिलना था, इसलिए छत पे टहलने जाते। छत जो है उसकी 11वीं मंजिल की, वह 7वीं मंजिल के ऊपर है। और देव साहब एक सुपरस्टार टैक्सी ड्राइवर आ चुकी थी ऊपर, हाँ। तो पाइप से चढ़ के वहां जाते थे, एंड ही एक्सचेंज किसेस विद सुरैया, उनको पता है। करेक्ट। लेकिन जब उन्होंने नानी ने उनको थ्रेटन कर दिया, कुछ उस जमाने के अंडरवर्ल्ड के टॉन टॉन का नाम लेकर, ये कहा कि हम देवानंद को खत्म करना है। ओह ओह ओह। ये गीदड़ भक्ति थी एक तरीके से, देवानंद तो खत्म नहीं कर सकता था, इतने पॉपुलर एक्टर थे वो। उस जमाना ऐसा नहीं था कि वो जो चाहे जो कोई कर ले और कर दो गलत करते हैं, बहुत तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता। तो ये डर गई और उनकी मोहब्बत में उनकी जिंदगी के लिए उन्होंने ये मान दिया, और रिंग जो देवता ने उनको पहनाई थी उठा के फेंक दी और मना कर दिया। देवता का दिल टूट गया, लेकिन वो आदमी आगे बढ़ता। आपको लगता है कि सुरैया उनकी लाइफ में होती तो शायद एक अलग तरह के देवानंद साहब होते? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको उनकी लाइफ में बेहतरीन शेप देने के लिए सुरैया का होना जरूरी था? डू यू फील कि उनकी जिंदगी से चले जाना कहीं ना कहीं वो रफ्तारी में ही फिर लग गए, यहाँ वहाँ उनको समझ में नहीं आ रहा था? डू यू फील कहीं ना कहीं एज एन ऑथर, मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, ये क्या होता है कि जो अदाकार होता है या कोई कवि होता है या शायर होता है या लेखक होता है या राइटर होता है, जो कहते हैं कि उसके
परिपक्वता जो हिंदी में शब्द है, मैच्योरिटी, उसके लिखने में या उसकी उसकी गुफ्तगू के अंदाज़ बयान में या जो भी है, पुख्तापन कब आता है? जब उसका दिल टूटता है। ये एक मानी हुई बात है। गालिब मियाँ का भी दिल टूटा था ना चौधरी बेगम के साथ, मीर तकी मीर के साथ क्या हुआ? जी। तो दिल जब टूट गया तो ही बिकेम अ बेटर एक्टर, आई वुड से दैट। तो सुरैया कैटलाइज्ड है, तो इफेक्ट आया सुरैया का पॉजिटिव वे। आखिर तक दोनों में दोस्ती रही। हाँ। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। जब उनका इंतकाल हुआ था, ये हरकिशनदास हॉस्पिटल है यहाँ पर, आजकल वो अंबानी ने ले लिया, उसका नाम रिलायंस हरकिशनदास हो गया है। वहाँ पर उनकी जब बॉडी थी, इसके पहले की मीडिया पहुंचे, कोई पहुंचे, देवानंद अकेले गाड़ी ड्राइव करके वहाँ गया था, स्पेंड सम टाइम विद सुरैया हुआ डिपार्टेड। ये किसी को नहीं पता है। बाद में उनका बॉडी घर पे लाई गई, धर्मेंद्र जी वहाँ गए वगैरह वगैरह। वो उस समय देवानंद कहीं, but he went and saw, had a last look at her body in the hospital. What a love story! बट कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है, सच्चा प्यार उन्होंने सुरैया से किया था और सुरैया की तरफ से भी बहुत सच्चा प्यार था। उन्होंने देव साहब की हित के लिए ही उन्हें छोड़ दिया, और ताकि उन्हें प्रॉब्लम लाइफ में ना हो, वो मुश्किलात का सामना न करें, उनकी जान को नुकसान न पहुंचे। खैर, सुरैया की मोहब्बत को भी नहीं भुला सकते देव साहब के प्रति जो उनकी थी। जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की, वो भी उसी पैमाने की मोहब्बत करते। लव वाज स्ट्रॉन्गर देन देव। हम आगे बढ़ते हुए अब इनकी लाइफ में फिर कल्पना जी आ गई। तो अब कल्पना जी देवानंद साहब की लाइफ में आ गई, उनकी शरीक के हयात बनकर, उनकी धर्म पत्नी बनकर। तो दोनों के दरमियान अच्छा ही चल रहा था। आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सुरैया लाइफ में नहीं थी, और फिर कल्पना जी का आना ये तो या इत्तेफाकन था या जानबूझकर वो बंधना चाहते थे किसी बंधन में? कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उनको लग रही थी, और बीच में दोनों के दरमियान भी अच्छा था। पर एक टाइम ऐसा भी आया है कि कल्पना जी के साथ भी कहीं ना कहीं रिश्ते अच्छे नहीं रहे, थोड़ी खटास आ गई। तो क्या लगता है आपको, देवानंद जी भागना चाहते थे पुराने रिश्ते से, किसी रिश्ते में उनको आना ही था क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, एक रिश्ते में बंधना जरूरी है? इनका मोना सिंघा नाम था, शिमला की मिस शिमला थी, और वहाँ से चेतन साहब ने उनको कास्ट किया, रेकमेंड किया बादी के लिए। फिर टैक्सी ड्राइवर में है, टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी हो गई 1954। शादी बहुत अच्छी थी, देवर इन लव विद ईच अदर। कल्पना जी अभी भी हैं, हयात है माशाल्लाह, लंबी उम्र हो जी, उम्र दराज हो। तो ये चलता रहा अच्छा खासा टिल मिडल ऑफ द 60s वगैरह, और वहाँ पे कुछ तलखी आ गई, लेकिन वो रिलेशनशिप रही और कभी उसको गिरता में थोड़ा I did not do it because I had children and I loved her. लेकिन तलखी आ गई थी। अब ये देखिए, बहुत ही पर्सनल बात है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अभी हैं। मैं इसके ज़्यादा नहीं कह सकता कि वो तलखी का कारण क्या था। जी, वो सबब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो इतनी तरीके से आप खुलासा अगर बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। कुछ बातें होती हैं जो पर्दे में ही रहनी चाहिए। खैर, फिर बाद में एक दूसरे के साथ वो फिर से हमारे तरीके से जिंदगी गुजारने लगे, वो बड़ी बात। बाजपेयी साहब, आपके साथ हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी देवानंद साहब के ऊपर, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे आप सभी से छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after this short break। देख रहे हैं आप अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया, और आज की हमारी शख्सियत है none other than देवानंद साहब, इटर्नल आनंद, देव आनंद। उनका म्यूजिक सेंस भी बहुत अच्छा था। उनकी अगर फिल्मों को हम देखें, उन पर नजरसानी करें, उनकी फिल्मों का म्यूजिक सर चढ़ के बोला है, खास तौर से तब ज्यादा सर चढ़ के बोला है जब एस डी बर्मन साहब फिल्म में थे। एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक था, तो एस डी बर्मन साहब और उनका कोलैबोरेशन, वो राबता बहुत ही बढ़िया रहा। और कहीं ना कहीं एस डी बर्मन साहब ने, इनफैक्ट आपने भी किताब में मेंशन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि एस डी बर्मन साहब ने कई खत खुदूत का सिलसिला जो सुरैया को भेजते थे, उसमें भी उन्होंने काम किया है एज अ पोस्टमैन। डायरेक्टर था उनका डीडी चच्चा, वो था कैमरामैन द्वारका दिलीचा थे,
इतने सारे कातिल थे देव साहब के जो चिट्ठियां पहुंचाते थे वहाँ, और भी नाम ले सकता हूँ। तो एसडी बर्मन साहब के साथ इनका जो कनेक्शन था, कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है बड़ा रूहानी था। देखिए उनकी दोस्ती थी वो अलग बात है, लेकिन उनका जो एक ट्यूनिंग थी, म्यूजिकल ट्यूनिंग जिसको कहते हैं, आप देखिए बर्मन दादा ने क्या संगीत दिया हमको। सैड सॉन्ग ले लीजिए, रोमांटिक सॉन्ग ले लीजिए, सिचुएशनल सॉन्ग ले लीजिए, सब में देवानंद यूज्ड टू फील फ्री विद बर्मन दादा। दादा यहाँ पे एक नोट और डाल दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, परफेक्ट, बिल्कुल एक दूसरे को समझते थे। 29 फिल्मों में साथ में काम किया। उनका वो अंदाज, उनका वो स्टाइल, उनके वो गाने जो उन पर पिक्चराइज हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। जमाना ही कुछ और था, अच्छे लोग थे, लेकिन जोड़ी के रूप में अगर हम बात करें, बहुत सारी हीरोइंस के साथ इन्होंने काम किया। नरगिस जी के साथ काम किया, मधुबाला जी के साथ काम किया, मीना कुमारी जी के साथ काम किया और कामिनी कौशल जी के साथ काम किया जिद्दी में। इनफैक्ट आखिरी फिल्म जो थी विजय आनंद के साथ उनका कोलैबोरेशन जो था आखिरी मर्तबा, 60 साल के बाद कामिनी कौशल के साथ वो नजर आने वाले थे, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। जाना ना दिल से दूर की मैं बात कर रही हूँ। और आपने मेंशन किया है अपनी किताब में कि उस फिल्म को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि उसमें देवानंद की कुछ और ही सलाहियत उभर कर आएगी। काश वो फिल्म रिलीज हो जाए। क्यों आप कह रहे हो कि वो फिल्म रिलीज होनी चाहिए? क्या ये कारण है कि कामिनी कौशल जी के साथ 60 साल बाद वो आए, या फिर वो विजय आनंद जी और देवानंद जी का एक दूसरे के साथ आखिरी कोलैबोरेशन था? क्यों आपने स्पष्ट किया है इस बात को अपनी किताब में? अलहदा किस्म की अदाकारी है, एक बाप बेटी के रिश्ते का थीम था, अच्छी पिक्चर बनाई थी। उसके एडवर्टीजमेंट भी टीवी वगैरह पे आते थे। मैंने उसके लड़के वैभव से पूछा, भाई वो पिक्चर रिलीज कर, आप कहे तो मैं कर देता हूँ। कहने कि नहीं साहब वो पिक्चर में दम, अरे क्या बात, अब क्या बताएं। तो अब अगर हम आपसे ये सवाल पूछे, आपसे उन्होंने तो बेबाक होकर ये बात कही होगी कि इतनी सारी लीडिंग एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन किस में कुछ अलग तरह की अदाकारी नजर आती थी? क्या वो मधुबाला रही, नरगिस रही या सुरैया ही रही जिनके साथ इनकी सच्ची मोहब्बत थी? सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया था मधुबाला जी के साथ या हेमा मालिनी। हाँ जी। मधुबाला के साथ लॉन्ग फिल्म की, लेकिन एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ सिर्फ 2 पिक्चर हैं, एक तमाशा और एक किनारे किनारे। मैंने मीना कुमारी जी। हाँ जी। मैंने कहा देव साहब, you worked with the top most and the best heroines of all time, starting from Kamala Kotnis right up to टीना मुनी, आगे की भी और नाम ले लीजिए बहुत सारे। तो who was the best? and उनको एक सेकंड नहीं लगा जवाब देने। by a long way, by a long distance, मीना कुमारी, nobody came near her, ये उनके अल्फाज थे। तो मीना कुमारी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और उन्होंने उनके साथ जो पिक्चरें की वो कोई खास फिल्में नहीं थी। वही पिक्चर की जो मैंने आपका नाम दिया, तो किनारे किनारे काफी अच्छी, लेकिन वो बहुत मुतासिर थे मीना कुमारी से, उनको आला दर्जा देते। क्या बात है, क्या नहीं होता। मैंने कहा जी नरगिस के साथ काम किया, लेकिन मीना कुमारी वाज द बेस्ट। आपको जस्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ सुपरस्टार। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। देखिए देवानंद साहब की इतनी अच्छी इमेज रही, वो आखिरी दम तक काम करते रहे और उन्होंने हमेशा ये सोचा होगा मेरा बेटा जो है सुनील आनंद, वो भी मेरे नक्शे कदम पर चले। इन्होंने हालांकि बहुत कोशिश की उन्हें अच्छे से प्रोजेक्ट करने की, आनंद ही आनंद में वो नजर आए और भी कई फिल्में, लेकिन वो उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। दोनों के दरमियान बीच में बदमजाकी भी आ गई थी बाप बेटे के दरमियान। तो उसकी असल वजह क्या रही? क्या सुनील आनंद साहब का फिल्म में ना चलना और उन्होंने हमेशा देवानंद साहब को शायद इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? ये बताइए मुझे। वो बात होती है, लेकिन उसके अंदर स्टारडम की कुवत होती है, एक जज्बा होता है, एक रैपो होता है ऑडियंस के साथ जो एस्टैब्लिश कर लेता है। उन्होंने डायरेक्ट करने की भी कोशिश की। इस वक्त वो एक इंग्लिश में फिल्म बना रहे हैं, ब्रैकेटर कुछ नाम है उसका, लेकिन वो फिल्म में नहीं लिखा तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने नवचेतन को चलाया, कंपनी को चलाने में बहुत मदद की देव साहब की, और फिल्मों को लेकर के या कंपनी को लेकर के या उनके करियर को लेकर कोई तलखी नहीं थी। अगर कोई छोटी मोटी तलखी रही होगी वो उनकी एडोलेसेंस की थी, उस जमाने में किसी ने कुछ रहा होगा जो देव साहब अप्रूव नहीं करते होंगे, ऐसा सब सुनी हुई बातें हैं। तो पर अभी भी काम कर रहे हैं सुनी। खैर ये तो थी कुछ रिश्तों की बातें और उनका इंडस्ट्री में अपने कंटेम्परेरीज के साथ दोस्ती की बातें। खैर अलावा इसके अगर हम उनकी निजी जिंदगी में जाएं, देखिए वो माने जाते हैं
इंडस्ट्री में कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज था उनका और अपनी हेल्थ को लेकर बड़े हेल्थ फ्रीक थे, अपनी सेहत का उन्हें ध्यान था और आखिरी दम तक वो बहुत हेल्दी रहे। तो इस हेल्थ का राज क्या था? आप चूंकि उनके साथ उठते बैठते थे तो क्या महसूस होता है आपको कि किस तरह की शख्सियत वो थे, अपनी हेल्थ को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखते थे? मैंने कहीं सुना है कि वो लंच में कभी सिर्फ एक केला खाते थे, उसी पर पूरा दिन निकाल देते थे। तो इसके बारे में बताएं जरा। जो उन्होंने मुझसे कहा हेल्थ को लेके वो मैंने अमल में नहीं लाया। मुझे उनकी तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। वो देखिए बहुत कम खाते पीते थे, बहुत डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते थे अपने आप। अगर ड्रिंक लेते तो एक ड्रिंक लेते तो ज़्यादा नहीं लेते। खाने में बैगन की सब्जी और चिकन खाते थे, ज़्यादा उबला खाना खाते थे, लंच में एक केला खाते थे। तो वो 89 ईयर्स एज तक गए और वो बड़ी अदा से गए और बड़ी स्टाइल से गए और देवानंद बने रहे वो शुरू से लेके आखिर तक। खैर, आपने जिंदगी में बहुत ही अच्छे पल देव साहब के साथ बिताए हैं, गुजारे हैं, बहुत ही खूबसूरत लम्हात आपके, जिन्हें आप हमेशा दिल में रखना चाहेंगे, अपने जहन में रखना चाहेंगे। जैसे आपने कहा, हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे रहता है और उनके साथ बिताए लम्हात में कभी नहीं भूल सकता। तभी आपके चेहरे पर वो जो शोखी है ना, वो जो रंगत है, जब देव साहब की बात आती है तो खिलकर सामने आती है। ये देवानंद और देवानंद, वैसा कोई देवानंद इटर्नल आनंद जी, जैसे आपने अपनी किताब में लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और दिल ने फिर याद किया हमें जीनत बनने के लिए और देव साहब की ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। इनफैक्ट हम तो ये कहें कि आप जैसा बेहतर देवानंद साहब को कोई नहीं समझ पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने अजीज, बहुत ही दिल के करीब शख्सियत के बारे में कहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आज जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर रोशनी हमने डाली, उस एक अजीज और बेहतरीन अदाकार के बारे में बातें की जिनका नाम है देव साहब, इटर्नल आनंद देव साहब। मिलेंगे अगली शख्सियत को लेकर अपने अगले दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, रब राखा। दिल ने फिर याद किया।